पार्वती शायरों की शायरी की कल्पना के समान सुंदर थी। पहली ही नज़र में हर कोई उसे पाने के लिए तड़प उठता था। उसकी उम्र 16 साल पार कर चुकी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उम्र की यह ऐसी सीढ़ी होती है जब किसी को अपने आप पर अख्तियार नहीं रहता, दिल बेकाबू हो जाता है। मगर पार्वती ने अपने दिल को बड़ी मजबूती से अपने काबू में कर रखा था। कॉलेज के छात्र उसे एकटक देखते और तरह तरह की फब्तियां कसते रहते, परंतु वह कभी सिर उठाकर न देखती। नारी की ताकत आंखों में होती है। जब वह आंख ही नहीं मिलाती थी तो उसका दिल पहलू से जाता कैसे। समय चक्र घूमता रहा। उसी कॉलेज में एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रोहित भी पढ़ता था। वह तो कॉलेज में सिर्फ समय बिताने के लिए आता था, वरना उसका काम था सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना। कॉलेज की छात्राएं भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थीं कि रोहित की यदि शिकायत भी की जाए तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर उसका कॉलेज से रेस्टिकेशन भी हो गया तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे दुश्मनी अवश्य हो जाएगी। एक दिन रोहित की दृष्टि पार्वती पर पड़ गई। उस पर नजर पड़ते ही वह स्वयं ही बुदबुदा उठा, उफ़ू, ये हीरा आज तक हमारी नजरों में कैसे नहीं आया। उस समय उसके आवारा साथी उसके साथ नहीं थे। वैसे 4-6 साथी हर समय उसके साथ रहते थे। उसका माल डकारने के चक्कर में उसकी हाँ मिलाते रहते थे। रोहित ने एक पल कुछ सोचा, फिर वह उसकी ओर बढ़ चला। उसने पार्वती के पास जाते ही उसका हाथ थाम लिया और कहा, जाने मन, आज तक कहाँ थी? हमने तो कभी देखा ही नहीं। एक पल के लिए पार्वती सकते की सी हालत में आ गई। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे और क्या न करे। जब उसे होश आया तो उसने बिना एक पल गवाए ही रोहित के गाल में एक चांटा जड़ दिया, चटाक। शायद रोहित को इस बात की सपने में भी आशा नहीं थी कि कोई लड़की उसके मुंह पर चांटा मारने का साहस भी कर सकती है। ये हिम्मत! यदि तुमने दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कहने के साथ ही पैर पटकती हुई पार्वती आगे बढ़ गई। रोहित हक्का बक्का सा खड़ा देखता रह गया। उसके साथ जैसा आज हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ था। स्वयं ही उसका हाथ उसके गाल पर पहुंच गया। वह गाल सहलाने लगा। पार्वती काफी दूर निकल चुकी थी। तब, जब रोहित अपनी बेइज्जती महसूस करता हुआ खड़ा था, किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रोहित ने पलटकर देखा। उसके पीछे एक युवक खड़ा मुस्करा रहा था। उसका नाम राहुल था। राहुल भी उसी विद्यालय का छात्र था। राहुल और रोहित की आपस में बनती नहीं थी। उसको मुस्कराता हुआ देखकर रोहित के तन-बदन में आग लग गई, मगर वह बोला कुछ नहीं। राहुल ने उसी तरह मुस्कराते हुए कहा, कहो, कुछ मजा आया? राहुल, बोलो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। रोहित ने कहा, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, राहुल ने कहा, मैं तो जाता हूँ लेकिन हद में रहा करो। इस समय उसके साथी साथ नहीं थे। वैसे भी इस प्रकार के लोगों में कोई हिम्मत तो होती नहीं। रोहित ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। एक न एक दिन अपनी इच्छा पूरी अवश्य करूंगा। और पार्वती ने उसके मुंह पर चांटा तो अवश्य मार दिया था, लेकिन वह स्वयं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने लड़कियों से सुना था कि रोहित एक रईस बाप का विगड़ैल बेटा है। उसका काम ही लड़ाई झगड़ा करना है। इसी ऊहापोह में वह अपने घर पहुंच गई। फूल सा चेहरा मुरझा सा गया था। अनजाना सा भय उसके मनो मस्तिष्क पर छाता चला जा रहा था। वह तो उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने उसके गाल पर चांटा जड़ दिया था। शाम को ठीक से खाना भी नहीं खा सकी थी। वह मन ही मन सोचती रही थी कि जाने वह क्या करेगा। बदमाश आदमी का क्या भरोसा।
रात में सो भी नहीं सकी। दूसरे दिन तब जब वह कॉलेज के द्वार पर पहुंची तो उसने रोहित व उसके साथियों को द्वार पर खड़े पाया। उनके चेहरों पर जहरीली मुस्कानें थीं। पार्वती ने एक बारगी उनकी ओर देखा था और फिर गर्दन घुमाकर तेज कदम बहाती हुई चली गई। हाँ हो, उन्होंने बाद में ठहाका लगाया। वहीं पास ही राहुल भी खड़ा था। उसने भी उनकी ओर देखा था। वह वास्तव में इसी वजह से आया था कि यदि वे पार्वती के साथ किसी प्रकार की हरकत करें तो वह उसकी सहायता करे। राहुल भी आगे बढ़ गया। वह तेज कदम बहाता हुआ पार्वती के पास आकर बोला, मिस पार्वती जी। उसके मुख से अनायास ही निकल गया। कहने के साथ ही उसने राहुल की ओर देखा। मुझे राहुल कहते हैं मिस पार्वती, उसने कहा। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र हूँ। होंगे तो मैं क्या करूँ? मैं यह कह रहा था। राहुल ने कहा, आपने जो काम कल किया था वह वास्तव में काबिले तारीफ था। मुझे आपकी हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह रहा था, मिस पार्वती, उसने कहा, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हें रोहित से बचा सकता हूँ। आपने यह तो सुन ही रखा होगा कि वह परले सिरे का बदमाश है। अब जो होगा देखा जाएगा, उसने कहा। आप अपने रास्ते जाइए। ठीक है, कहने के साथ ही वह एक ओर को चला गया। सच बात यह थी कि पार्वती को उस समय किसी सशक्त सहारे की आवश्यकता थी जो रोहित से उसे बचा सके व उसकी रक्षा कर सके। उसने राहुल के विषय में सोचा। लंबा चौड़ा, देखने में सुंदर युवक। उसके विषय में विचार कर उसने एक बार अपने बालों को झटका दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन यह सच है कि उसके दिल के किसी कोने में राहुल ने जगह बना ली थी। उधर राहुल ने अपने मन में यह अवश्य समझ लिया था कि उसने पार्वती को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उसी शाम जब कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वे सीढ़ियों से उतर रहे थे तो जीने के मोड़ पर राहुल और पार्वती टकरा गए। उन दोनों के हाथों से उनकी किताबें गिर गईं। वे दोनों अपनी अपनी पुस्तकें उठाने के लिए झुके। पुस्तकों को उठाते समय राहुल के हाथ पार्वती के हाथों से टकरा गए। उफ! पार्वती के सारे बदन में झुरझुरी सी फैल गई। जवानी में किसी पुरुष का स्पर्श नारी के मन के तारों को झकझोर कर रख देता है। राहुल ने लड़खड़ाई सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी मिस पार्वती। पार्वती ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी पुस्तकें उठाकर चली गई। पार्वती इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी कि राहुल उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। राहुल भी अपने मन में कुछ ऐसा ही सोच रहा था। धीरे धीरे वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगे और वह दोनों कॉलेज के बाद भी एकांत में मिलने लगे। पार्वती की यह मजबूरी थी कि उसे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता थी। उसे राहुल से अच्छा सहारा कौन मिल सकता था? इसीलिए उसने अपने दिल को उसके हवाले कर दिया। राहुल और पार्वती कॉलेज में चर्चा का विषय बनने लगे। जो पार्वती किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी वही चर्चा का विषय बन गई। अगर कहा जाए कि पार्वती पूरी तरह से राहुल के जाल में फंस गई थी तो अतिशयोक्ति न होगी। एक दिन कॉलेज में प्रवेश करने से पहले ही राहुल पार्वती को मिल गया। उसने आंख से इशारा करके उसे अपने पास बुला लिया। पार्वती के पास आने पर बोला, आओ, आज एक होटल में चलेंगे। राहुल के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। क्यों? पार्वती, तुम्हारी हर बात में क्यों कहने की आदत बहुत बुरी है। मैंने तो तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है। फिर अब तुम इतनी शंका क्यों करती हो? राहुल, पार्वती ने हंसते हुए कहा, हम लोगों का इस तरह से मिलना और रोज कॉलेज से जल्दी चले जाना अच्छा नहीं है। अरे छोड़ो भी, आओ, राहुल ने कहा। हल्की सी नाराजगी के साथ पार्वती राहुल के साथ चल दी। वे दोनों साथ साथ चलते हुए होटल में आ गए। होटल में आकर राहुल ने एक कमरा ले लिया। वे दोनों कमरे में आ गए। वहां आकर उन्होंने हल्का खाना खाया।
राहुल ने पार्वती के पानी के गिलास में हल्के नशे की गोली डाल दी थी। कुछ देर बाद पार्वती को ऐसा लगा कि जैसे उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। चाहकर भी वह अपने आप को होश में न रख सकी। नींद ने उसे दबोच लिया। 4 घंटे बाद जब उसकी नींद टूटी तो वह अवाक रह गई। उसके पास कुछ भी न बचा था। उसका सब कुछ राहुल ने लूट लिया था। कुर्सी पर बैठा राहुल उसकी ओर देख रहा था। पार्वती, राहुल ने कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे रूप ने मुझे पागल बना दिया था। अब जो होना था सो तो हो गया था। रोने धोने या चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं था। पार्वती ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर राहुल और देखती हुई बोली, अब चलो यहाँ से। पार्वती, हाँ राहुल, मुझे माफ नहीं करोगी? राहुल, पार्वती ने कहा, मेरे माफ करने या न करने से क्या होता है? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है। तुम चिंता क्यों करती हो? अगर हमारे माता पिता हमारा विवाह एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार न हुए तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि हमें कोई भी खोज न सके। फिर पार्वती ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं थी। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। राहुल पार्वती को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और वे दोनों सीधे अपने अपने घर चले गए। पार्वती पूरी रात न सो सकी और न ढंग से खाना खा सकी। जिस लाज के मोती पर युवतियों को नाज होता है, उसे वह प्यार के चक्कर में गवा चुकी थी, या यूं कहें कि वह धोखा खा गई थी। दुनिया कहती है कि युवतियों की लाज का धागा बड़ा कमजोर होता है, जो जरा सी ठसक से टूट जाता है। पार्वती की स्थिति ऐसी थी कि वह अपने मन की व्यथा किसी से कह भी नहीं सकती थी और मन ही मन घुट रही थी। समय बीतता गया। राहुल को तो जैसे पार्वती पर विजय मिल गई थी। उसकी जब भी इच्छा होती पार्वती को अपने साथ होटल ले जाता और अपनी इच्छा पूरी करता था। पार्वती इससे परेशान थी और विवश भी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। राहुल के जाल से उसका निकल पाना आसान नहीं था। एक दिन पार्वती ने राहुल से फैसला करने का निश्चय किया। वह और राहुल कॉलेज के पास ही एक एकांत स्थान पर बैठे थे। राहुल पार्वती के बालों से खेल रहा था। राहुल, पार्वती ने धीमी आवाज में कहा। कहो पार्वती, क्या बात है? तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। मैं अब इस प्रकार के जीवन से तंग आ गई हूँ। पार्वती के स्वर में धीमा आवेश था। शादी भी कर लेंगे, क्यों चिंता कर रही हो? नहीं, उसने कहा, साफ साफ बताओ। पार्वती, हूँ, मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा था। राहुल ने कहा, उन्होंने लिखा है कि हमारी होने वाली बहू को हमें पहले दिखाओ, तब हम कोई फैसला करेंगे। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अगर इनकार कर दिया तो, राहुल ने कहा, हम भाग चलेंगे और विवाह कर लेंगे। अपने पिताजी के पास अब कब चलोगे तुम? कल चलें। ठीक है, कल चलो। कल तुम सवेरे तैयार होकर आ जाना। और दूसरे दिन पार्वती तैयार होकर आ गई। दोनों चल दिए। स्टेशन पर आकर राहुल ने 2 टिकट खरीद लिए। ट्रेन आई और वे सवार हो गए। पार्वती राहुल के साथ जा रही थी, लेकिन उसकी मनस्थिति बड़ी खराब थी। वह बार बार विचारों में खो जाती थी। बार बार यह सोचती थी कि यदि वह समय से न लौट पाई तो उसके माता पिता क्या सोचेंगे। उसके न पहुंचने पर उनकी क्या हालत होगी। इधर पार्वती के विचार दौड़ते रहे और उधर ट्रेन दौड़ती रही। फिर एक स्टेशन पर राहुल और पार्वती उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलकर दोनों रिक्शे पर सवार होकर चल दिए। कुछ देर चलते रहने के बाद रिक्शा राहुल के संकेत पर एक स्थान पर रुक गई। रिक्शा का किराया देकर दोनों एक मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए।
वहां एक औरत थी। वह पार्वती को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह औरत वापस आई। उस औरत ने राहुल के हाथ में 100 के नोटों की 3 गड्डियां रख दीं। राहुल नोटों की गड्डियों को लेकर मुस्कराता हुआ चल दिया। वास्तव में राहुल वेश्याओं का दलाल था जो भोली भाली युवतियों को फंसाकर लाता था और उन्हें बेचकर चला जाता था। शाम तक पार्वती को कुछ पता नहीं चला। उसने 1-2 बार पूछा, राहुल कहाँ है? उसे बताया गया कि वह शाम को आएगा। बाजार गया है। शाम भी हो गई मगर राहुल नहीं आया। पार्वती को लगा कि वह किसी जाल में फंस गई है। घर पर उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे, मगर अब हो क्या सकता था। काफी रात हो गई मगर राहुल का कहीं कुछ अतापता नहीं था। जैसे तैसे रात बीतती जा रही थी। उस बाजार में संगीत बजने लगा। नाच गानों की आवाज आने लगी। अब पार्वती सब कुछ समझ गई थी। राहुल उसे प्यार के जाल में फंसाकर इस कोठे पर बेच गया है। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी मगर अब उसके आंसू भी उसे नहीं बचा पाएंगे। उस समय उसकी क्या स्थिति थी, बस वही जानती थी। वह किसी तरह से वहां से निकल भागना चाहती थी। वह एक बार उस बेवफा राहुल से मिलना चाहती थी। वह कमरे से निकलकर बाहर आई। बाहर कई आदमी बैठे थे और वह औरत उनसे बात कर रही थी। उसने एक बार पार्वती की ओर संकेत किया। अब उसे कोई शक न रह गया था। तब पार्वती ने अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जान का निश्चय किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वहां उपस्थित लोगों की परवाह किए बिना सीढ़ियों की ओर तेजी से दौड़ी। उस कोठे की मालिकिन और वहां उपस्थिति सब लोग एक पल के लिए हक्के बक्के से देखते रह गए। एकाएक उनकी बात समझ में ही नहीं आई कि वे क्या करें और क्या न करें। उस कोठे की मालिकिन रत्नाबाई को इस बात की स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि पार्वती इस प्रकार की हरकत भी कर सकती है। उसने फौरन चीखकर अपने दलालों को पुकारा और कहा, देखो, उसे पकड़ो, वह भागने न पाए। पार्वती तब तक बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतर गई थी। उस शहर का उसे कोई ज्ञान तो था नहीं। वह एक ओर को दौड़ पड़ी। अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रही थी पार्वती। बाजार में आने जाने वाले लोग उसे भागते देख रहे थे मगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि उस बाजार में ऐसा अक्सर होता रहता है। पार्वती दौड़ रही थी। रत्नाबाई के दलाल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। बेतहाशा भागते हुए पार्वती अचानक एक कार से टकरा गई। कार का पहिया उसके सर के ऊपर से उतर गया। पार्वती का भेजा बाहर निकल गया। चेहरा ऐसा हो गया कि पहचाना भी नहीं जाता था। कार का ड्राइवर गाड़ी को और भी तेज दौड़ाकर ले गया। उसने एक औरत को कुचलने के बाद गाड़ी को रोकने तक की भी तकलीफ नहीं की थी। पार्वती की लाश को पुलिस उठाकर ले गई और उसका पोस्टमार्टम कराकर लावारिस करार देकर जलवा दी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।